या उनको ऐसा लगे। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी की बुराई नहीं की, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी कभी किसी पे नहीं की, और इसीलिए मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे राजनीतिक थे जिसकी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिनकी स्वीकार्यता जो है वो सभी दलों के अंदर थी। भले ही उनकी विचारधारा कुछ रही हो, लेकिन विपक्ष समय समय पर, जब 10 साल का उनके कार्यकाल था, उनके लिए कई बार इस तरीके की टिप्पणी की जिससे आहत हुए हैं मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। उनको मोनी बाबा कहा गया, या मैंने बताया यशवंत सिन्हा ने उनके लिए कहा था कि वो ओवर रेटेड इकोनॉमिक्स है, अंडर रेटेड पॉलिटिशियन है, जबकि 10 साल का उनका कार्यकाल को अगर देखा जाए या उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वो जो है ओवर रेटेड पॉलिटिशियन होने चाहिए थे, अंडर रेटेड इकोनॉमिक्स के तौर पर। कभी उन्होंने इन सब चीजों का जवाब नहीं दिया। लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करके देश की आर्थिक मंदी से उबारने का काम, उद्योगीकरण को संवारने का काम जो है वो मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में किया। तमाम ऐसे लौटूंगी मैं आपके पास। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी सुबह से ही वहां पर उनकी मौजूदगी है, वो भी तमाम तस्वीरें तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, यहाँ पर अब ये बात तय हो गई, कल 10 से 11 बजे के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, खबर तो यही है, कल कांग्रेस के संगठन महामंत्री वेणुगोपाल ने भी कहा था कि यहाँ पर आज क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेता दिग्गज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा सकता है, या तो दोपहर के बाद या कल सुबह सुबह, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता या दूसरे लोग उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन आज लगातार सुबह से, क्योंकि बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी, अखिलेश यादव के पहुंचने की भी जानकारी यहाँ मिली है कि अखिलेश यादव पहुंचे। बाकी पार्टियों के नेता भी जो दिल्ली में वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो दिल्ली से बाहर है वो भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और कल जैसे कि खबर आई है कि 10 से 11 उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनकी बेटी जो यूएस में है उनका इंतजार किया जा रहा है, वो देर शाम तक यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक ब्रेक से पहले विजय जी, एक बेहतर अर्थशास्त्री या एक बेहतर प्रधानमंत्री? तुलना मुश्किल काम है, क्योंकि वो दोनों जगह पे जहाँ पर भी रहे, मैं उनको, आप कहिए कि केवल वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली, उन्होंने एक ईमानदारी से काम उस पर किया है। उसको लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो आम आदमी की चिंता करते रहे, और वित्त मंत्री के तौर पर देश की आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश वो करते रहे। और जैसे अभी हिमांशु जिक्र कर रहे थे, तो कबीर को याद कीजिए कि इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन के बाद भी उन्होंने चदरिया जो थी ना, वैसी की वैसी रख दी, उस पर कोई दाग नहीं लगा। क्योंकि काजल की कोठरी में कई बार गए, काजल की कोठरी में बहुत लंबे समय रहे, लेकिन दाग नहीं लगा। बिल्कुल दाग नहीं लगा। चर्चा लगातार हमारे जो है जारी है, और इस खबर पर लगातार नजर बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने बोली, और यही बातें तमाम पार्टियों के नेता बोल रहे हैं। कल से जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और अपने अपने तरीके से कहा। सरल सादगीपूर्ण जीवन, और जिस हम्बल बैकग्राउंड से मनमोहन सिंह आते थे, उन्होंने जिस ढंग से संघर्ष करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और वो सादगी और सरलता उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं छोड़ी। जो उनकी बैकग्राउंड थी उसको हमेशा से याद किया। वो जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आम लोगों के बीच में रहे, लोगों से मिल रहा, संसद के बीच में जब वो आते थे तो उन तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कांग्रेस के दिग्गज नेता तो पहुंचे ही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब कब तक पहुंचेंगे, कुछ जानकारी मिल रही है? किसी भी समय वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल रात को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से जब यहाँ पहुंचे थे, तो अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कल मनमोहन सिंह के घर पे पहुंचे ही थे रात को, देर रात। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी और जेपी नड्डा एम्स में थे। लेकिन जैसे वो रात को दिल्ली पहुंचे और सीधा वो मनमोहन सिंह के मोतीलाल नेहरू घर पर, निवास पर पहुंचे। लेकिन आज सुबह से जैसे प्रधानमंत्री तमाम लोग पहुंचे और गांधी परिवार भी पहुंचा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति मिलकर अंतिम दर्शन करके पहुंचे। बाकी पार्टियों के नेता भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं। जी अशोक, लौटते हैं आपके पास। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे जो लीडर्स हैं, वो
श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि दे चुके हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल भी पहुंच रहे हैं। अलग-अलग स्टेट्स के जो उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार उनका होगा। बिल्कुल, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी और जिस तरह से एक कद रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्रॉस पार्टी लाइंस उन्हें सम्मान मिलता रहा है। विजय विद्रोही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, जिस तरीके से ये विजय द्विवेदी जी, माफ कीजिएगा, और जिस तरीके से ये सम्मान दिया जा रहा है और क्रॉस पार्टी लाइंस जो बातें कही जा रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, वो एक ऐसे दौर की याद दिलाती हैं जब 1991 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, जब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन फैसलों को याद किया जा रहा है और आज भी जब हम उस 1991 के दौर को याद करते हैं, बैंक्स नेशनलाइजेशन की बात हो या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, सिर्फ अर्थशास्त्री के तौर पर ही नहीं, बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। और आज जब हमने प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि भी सुनी, उसमें भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया। बिल्कुल ठीक बात है नेहा। प्रधानमंत्री के तौर पर और वित्त मंत्री के तौर पर दोनों मौके जब उनके पास रहे, मनमोहन सिंह के पास, वित्त मंत्री के तौर पे तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यदि कोई ऐतिहासिक मौका कहा जाए जिसने पूरी हिंदुस्तान की शक्ल बदलने का काम किया, वो वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी ने किया है। जो हमारे एक लाइसेंस राज की सरकार और लाइसेंस राज का देश था, जहाँ पर 10 साल वेटिंग के बाद फ़ोन मिलता था, 5 साल की वेटिंग के बाद गैस मिलती थी, और खरीदने की चीज़ें भी जैसे स्कूटर है, कार है, उसकी भी वेटिंग के लिए 2 साल रहना पड़ता था। उस सारे बंद दरवाजों को खोलने का ऐतिहासिक फैसला और हिम्मत भरा फैसला मनमोहन सिंह ने किया वित्त मंत्री के तौर पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जितने बड़े बदलाव किए पिछले 20 साल में, उसमें से कोई सरकार उसको नहीं बदल पाई है। उस पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो जब वित्त मंत्री रहे तो उस लिबरलाइजेशन को वाजपेयी सरकार ने आगे बढ़ाया, और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर जो बड़ी योजनाएं हुई उनको आज मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, तो वो काल याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं वो मुख्यमंत्री थे उसी दौरान। वो 2001 अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने थे, 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, और उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और 2014 तक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद उन्हीं ने वहाँ से प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो मनमोहन सिंह को सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के तौर पर भी देखना चाहिए। बहुत सारे झगड़े हम लोगों ने सरकारों में देखे हैं जहाँ राज्य और केंद्र संबंधों को लेकर बड़ी बहस चलती रहती है, आज भी उस पर बड़ी बहस चल रही है। लेकिन मनमोहन सिंह के समय में मुझे याद नहीं आता कि किसी भी राज्य सरकार ने जो किसी भी राजनीतिक दल की वहाँ पर रही हो उसने उसमें कोई झगड़ा देखा हो, और एक सरकार की जो मदद होती है उस पर उन्होंने काम किया है। जी, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। अलग अलग नेताओं ने शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया है। लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या कुछ आपको उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज तो ये तिरंगे के साथ राजकीय सम्मान यहाँ पर देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर, ये एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और
मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वह चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर देश जब बड़े संकट में था उस वक्त देश के वह वित्त मंत्री बने और ऐसे वित्त मंत्री जो माना जाता है कि भारत में उदारीकरण या भारत की दूसरी नई आर्थिक आजादी के जो शिल्पकार लोग रहे उनमें से एक। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मौशमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौशमी, ये तो हम तमाम तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की तो देख ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में क्या श्रद्धा सुमन का कोई अलग से कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, ये इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तीसरी पुत्री हैं वो यूएस से आ रही हैं, तो एक टाइम निर्धारित होगा कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी के हिसाब से फिर तमाम कांग्रेस नेता चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक स्तंभ रहे, दिल से कांग्रेसी रहे। हमेशा उनका मानना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आगे करने का उन्होंने काम किया। तो कांग्रेस तमाम नेताओं की भी ये मांग है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स लाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, महज 100 मीटर की दूरी पर ही उनके आवास से कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। और देखना होगा कि क्या, क्योंकि काफ़ी भारी बारिश भी हो रही है तो सारे इंतज़ाम उसी मुताबिक करने होंगे नेहा। लेकिन अभी देखिए आप, यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए आए थे और ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव जो है यहाँ से ठीक है, मौशमी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पूरा गांधी परिवार, जिनके लिए एक बैकबोन की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया। आज राहुल गांधी का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक निजी क्षति है क्योंकि मैं उन्हें एक गॉडफादर के तौर पर देखता था
और आज जो सुबह से ही जो शख्सियतें वहाँ पर पहुँच रही हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री के जो काम रहा है, जो उनका योगदान रहा है भारतीय राजनीति में, उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हमारे दो संवाददाता भी हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस समय अब आवास पर कौन कौन मौजूद है? देखिए अभी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो यहाँ मौजूद ही हैं। तमाम नेता जो है एक-एक करके यहाँ पर मनमोहन सिंह को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। अब से कुछ देर में ये माना जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे के ठीक करीब जो है है, चंद्रबाबू हिमांशु आप नायडू। पानी पी लीजिए। मैं अशोक सिंघल का रुख करूंगी। अशोक, आप वहाँ पर मौजूदगी आपकी सुबह से ही है। एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर क्रॉस पार्टी लाइन्स नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। आप बता रहे थे अखिलेश यादव आएंगे। क्या हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर हम कहें कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनके दिग्गज नेताओं को भी आज वहाँ पर देख सकते हैं? बिल्कुल, तमाम पार्टियों के नेता, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, तमाम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और सुबह से तांता लगा हुआ है। तमाम बड़े यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और बाकी लोग भी जो दिल्ली से बाहर हैं शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री या नेता नहीं थे, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम पार्टी के नेताओं के साथ उनके किसी के व्यक्तिगत रिश्ते थे, किसी के साथ आर्थिक तौर पे जुड़े हुए थे, आर्थिक सुधारों को लेके सलाह मशवरा भी करते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनके साथ बहुत बार इंटरेक्शन हुआ उनका, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद भी, और जब वो प्रधानमंत्री बने मोदी, उसके बाद भी मनमोहन सिंह से संपर्क उनका रहता था, उनसे मिलते थे, उनसे मुलाकातें होती थी। ऐसे बहुत सारे नेताओं की यादें हैं, बहुत सारे नेताओं की जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं होती रही हैं उनकी। आर्थिक सुधारों के लिए तो मनमोहन सिंह को याद किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री काल पे उनके जो प्रधानमंत्री जब वो रहे 10 साल, तो उनमें जो उन्होंने कदम उठाए, जो विकास किया आर्थिक विकास के तौर पर, देश के विकास के तौर पे, जो उनकी एक शालीनता थी, उनकी एक नेक इंसानियत के तौर पे उनको भी याद किया जाता है। लेकिन सरलता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उनकी जो सौम्यता थी उसको लेकर भी लोगों ने उनकी जो उनके साथ मुलाकातें थी, उनकी यादें थी, उसको शेयर किया। जिन्होंने उनके साथ काम किया अशोक उसको उन्होंने सभी याद कर रहे हैं और विद्या का तो मूल मकसद ही यही है, विनम्रता। विद्याम ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। विनोद जी, सब उनकी आर्थिक नीतियों का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये अभी उसमें एक प्राइवेटाइजेशन भी था एलपीजी में, अब आज प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा विरोध जो है देखने को मिलता है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, उससे पहले का भारत और एलपीजी के बाद का भारत, कितना बदलाव आया? इसमें मैं सवाल जोड़ना चाहूंगी। डीमोनेटाइजेशन को उन्होंने कहा था इसको लेकर कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है और ये आने वाले वक्त में अपने परिणाम दिखाएगी। देखिए, पहली बात तो जो अभी राजीव जो सवाल किया आपने कि मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमिक, जिसको आर्थिक सुधार की जब नींव डाली, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव ने उनको फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरी तरह से नेहरू और इंदिरा गांधी की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनकी सोच वाली पार्टी थी। तो पार्टी के अंदर उनको बहुत ही ज़बरदस्त अवरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी उनके कई फैसलों को लेकर के पार्टी के अंदर काफ़ी तरह के रिजेंटमेंट होते थे, लेकिन वो, जैसा भी विजय भाई ने भी कहा था, वो फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। डी इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, उसकी शुरुआत ही मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए की थी, लेकिन विनिवेशीकरण पे उनका एक बड़ा क्लियर कट स्टैंड था। वो लाभ के जो सार्वजनिक उपक्रम थे, पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी, उनको बेचने के पक्ष में कभी नहीं रहे। उनके डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो घाट सिलेक्टिव, वो उनका जो पूरा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो ह्यूमन फेस के साथ था। भाई मनरेगा जैसी नीति, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, वो राइट टू फूड का जो एक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने पास किया था, उसी के तहत दिया जा रहा है, उसी कानून के तहत दिया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, ये सारे उसी समय के हैं। आपको मैं जो आपने नोटबंदी की बात की, उस वक्त राज्यसभा में उन्होंने कहा था, ऑर्गेनाइज लूट भी कहा था, और कहा था कि इससे कम से कम मिनिमम 2% उनका एस्टिमेट है कि जो जीडीपी है 2% नीचे डाउन जाएगा, और बाद में जब आंकड़े आए तो 2% ही डाउन हुआ। और मैं आपको बताऊं, बड़ी विडंबना इस देश में है कि आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उस वक्त तमाम ऐसे लोगों ने
मनमोहन सिंह की बात का मजाक उड़ाया था सरकार की प्रशंसा में, जिनको इकोनॉमिक्स से ये नहीं पता होगा, गैर अर्थशास्त्री लोगों ने, लेकिन बाद में मनमोहन सिंह सही साबित हुए और खुद भारत सरकार भी अब नोटबंदी का जिक्र नहीं करती है। तो मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में भी, और मैं बार बार कहूंगा वो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन थे। नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन में इसलिए कहता हूँ नॉन कंट्रोवर्शियल भी, नॉन कंट्रोवर्शियल भी थे। नॉन पॉलिटिकल का मतलब वो पॉलिटिक्स, जैसा भी विजय भाई ने कहा था कि नीति के साथ राज करने वाले थे, वो राजनीति, नकारात्मक राजनीति नहीं करते थे। अगर उनके पास कोई गैर कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री किसी योजना को लेकर जाता था तो वो वेलकम करते थे उसको, और उसको जो हो सकता था करते थे। ये बात हम लोग उस समय के दौर गवाह हैं कि चाहे वो योजना आयोग, तब योजना आयोग होता था जो अब नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग की बैठक हो, मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार पर भेदभाव का आरोप सीधे तौर पर नहीं लगाया। राजनीतिक बयानबाजियां होती थी, और महंगाई पर जो कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की मनमोहन सिंह ने, उसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बनाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री तो कहा था रिपोर्ट दीजिए इस पर। तो कुल मिलाकर के वो एक समावेशी राजनीति भी करते थे, और उनकी जो कैबिनेट थी 10 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, उनका गठबंधन और उनकी कैबिनेट, ठीक है सर, मैं एक आपको से लौटूंगी। दिग्गजों की मौसमी मेरी सहयोगी वहाँ पर बरसात में खड़ी हुई है, एक बार उनकी तरफ भी रुक कर लेते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। मौसमी, क्या जानकारी मिल रही है? उस समय आपका शायद ऑडियो कट हो गया था, क्या बताना चाह रही हैं आप, क्या तस्वीरें वहाँ से पहुँचाएंगी? जी मैं यही बता रही थी मैं अभी जिस तरह से यहाँ की जो आवाज़ के बाद मौसमी, ऑडियो का इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि बारिश लगातार बाहर हो रही है। लेकिन विजय सर, प्रधानमंत्री रहते हुए कई आरोप जिस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे उस गवर्नमेंट पर लगे, कई किताबें भी छपी और उन किताबों में भी एक्सीडेंटल पीएम का जिक्र, क्या क्या इससे छवि को नुकसान पहुंचा? बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव कि उस सरकार में, खासतौर से 2012 से 2014 का जो समय रहा मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल का, उसमें उनके बहुत सारे मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, सुप्रीम कोर्ट तक से भी कई फैसले आए, कई मंत्रियों को जेल में जाना पड़ा। ऐसे समय में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी लीडर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बाद भी, तमाम आरोपों के बाद भी, किसी पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह पर आरोप नहीं लगाया। वो सरकार, यूपीए सरकार को भ्रष्ट सरकार के तौर पर कहा गया, लेकिन उसमें भी मनमोहन सिंह पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। तो ये उनकी ईमानदारी के एक बड़ी पहचान हो सकती है। एक बात का चर्चा भी हम लोग बार बार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा। ये सवाल इसलिए बार बार आता है, यहाँ पर जिक्र कर देना चाहिए कि नरसिम्हा राव तब बिगड़ी थी जब कोalition लेड गवर्नमेंट थी, उस समय थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन एक बार जिक्र कर लेते हैं सर, एक बार आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र यहाँ पर करना होगा जो मनमोहन सिंह जी ने की थी जी, और उसमें सवाल किया गया था कि क्या आप अपनी विरासत को कैसे याद रखेंगे और क्या ऐसा काम है जो नहीं कर पाए। सुनिए तब क्या उन्होंने जवाब दिया था। Well, I have done as well as I could under the circumstances. It is for the historians to judge how successful I have been. My own feeling is that we have maintained and sustained the momentum of rapid economic growth. And if you look at the period of 9 years that we have completed, compare it with the preceding 6 years of the NDA, I think it emerges very clearly that in most indicators of performance, our performance has been superior to that of the NDA period. आर्थिक सुधारों की जो नींव मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर रखी थी, उन पर आरोपों के दाग भी लगे। यूपीए 1 से यूपीए 2 तक उनके सरकार पर करप्शन को लेकर लगातार उंगलियां उठी और अक्सर उनसे इस पर सवाल भी होता था। मनमोहन सिंह ने इन पर जवाब भी दिया, सुनाते हैं आपको। Well, as far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. The coal block allocations as well as the 2G spectrum allocation, they were both in the era of the UPA 1. We went to the electorate on the basis of our performance in that period, and the people of India re-entrusted. The people of India gave us the mandate
to govern for another 5 years. So, whether these issues which have been raised from time to time by the media, sometimes by the CAG, sometimes by court, one must never forget that they belong to a period which was not the period of UPA 2, but the period relating to previous 5 years, and people of India entrusted us with new responsibilities, full. So the people of India do not seem to have paid heed to all these charges of corruption which are levied against me or for my party. और इसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक सवाल ये भी हुआ कि क्या कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार होने चाहिए और आप आगे क्या करें, सुनिए। I have indicated in my opening remarks that I am not going to be a candidate for the prime ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. तो हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था। अब हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश। मैं उनको बरसों से प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वह चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर देश जब बड़े संकट में था उस वक्त देश के वह वित्त मंत्री बने और ऐसे वित्त मंत्री जो माना जाता है कि भारत में उदारीकरण या भारत की दूसरी नई आर्थिक आजादी के जो शिल्पकार लोग रहे उनमें से एक। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम करेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसको शामिल।
मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये तो हम तमाम तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की तो देख ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में क्या श्रद्धा सुमन का कोई अलग से कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, ये इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तीसरी पुत्री हैं वो यूएस से आ रही हैं, तो एक टाइम निर्धारित होगा कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसी के हिसाब से फिर तमाम कांग्रेस नेता चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक स्तंभ रहे, कांग्रेस दिल से कांग्रेसी रहे, हमेशा उनका मानना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आगे करने का उन्होंने काम किया। तो कांग्रेस तमाम नेताओं की भी ये मांग है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स लाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, महज 100 मीटर की दूरी पर ही उनके आवास से कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। और देखना होगा कि क्या, क्योंकि काफ़ी भारी बारिश भी हो रही है, तो सारे इंतज़ाम उसी मुताबिक करने होंगे नेहा। लेकिन अभी देखिए आप, यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए आए थे, और ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव जो है यहाँ से ठीक है, मौसमी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पूरा गांधी परिवार, जिनके लिए एक बैकबोन की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया। आज राहुल गांधी का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया था, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक निजी क्षति है, क्योंकि मैं उन्हें एक गॉडफादर के तौर पर देखता था। और आज सुबह से ही जो शख्सियतें वहाँ पर पहुँच रही हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री के जो काम रहा है, जो उनका योगदान रहा है भारतीय राजनीति में, उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हमारे दो संवाददाता भी हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस समय अब आवास पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो यहाँ मौजूद ही हैं। तमाम नेता जो है एक एक करके यहाँ पर मनमोहन सिंह को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। अब से कुछ देर में ये माना जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे के करीब जो है चंद्रबाबू नायडू। पानी पी लीजिए, मैं अशोक सिंघल का रुख करूंगी। अशोक, आप वहाँ पर मौजूदगी आपकी सुबह से ही है, एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर क्रॉस पार्टी लाइंस नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। आप बता रहे थे अखिलेश यादव आएंगे, क्या हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर हम कहें कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके दिग्गज नेताओं को भी आज वहाँ पर देख सकते हैं? बिल्कुल, तमाम पार्टियों के नेता, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, तमाम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, और सुबह से तांता लगा हुआ है। तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, और बाकी लोग भी जो दिल्ली से बाहर हैं शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री या नेता नहीं थे, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम पार्टी के नेताओं के साथ उनके किसी के व्यक्तिगत रिश्ते थे, किसी के साथ आर्थिक तौर पे जुड़े हुए थे, आर्थिक सुधारों को लेके सलाह मशवरा भी करते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनके साथ बहुत बार इंटरेक्शन हुआ उनका, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद भी, और जब वो प्रधानमंत्री बने मोदी, उसके बाद भी मनमोहन सिंह से संपर्क उनका रहता था, उनसे मिलते थे, उनसे मुलाकातें होती थी। ऐसे बहुत सारे नेताओं की यादें हैं, बहुत सारे नेताओं की जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चाएं होती रही हैं उनकी। आर्थिक सुधारों के लिए तो मनमोहन सिंह को याद किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री काल पे उनके जो प्रधानमंत्री जब वो रहे 10 साल, तो उनमें जो उन्होंने कदम उठाए, जो विकास किया, आर्थिक विकास के तौर पर, देश के विकास के तौर पे, जो उनकी एक शालीनता थी, उनकी एक नेक इंसानियत के तौर पे उनको भी याद किया जाता है। लेकिन सरलता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उनकी जो सौम्यता थी उसको लेकर भी लोगों ने उनकी जो उनके साथ मुलाकातें थी, उनकी यादें थी, उसको शेयर किया, जिन्होंने उनके साथ काम किया। अशोक, उसको सभी याद कर रहे हैं, और विद्या का तो मूल मकसद ही यही है, विनम्रता। विद्याम ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। विनोद जी, सब उनकी आर्थिक नीतियों का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये
अभी उसमें एक प्राइवेटाइजेशन भी था एलपीजी में। अब आज प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा विरोध जो है देखने को मिलता है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, उससे पहले का भारत और एलपीजी के बाद का भारत कितना बदलाव आया? इसमें मैं सवाल जोड़ना चाहूंगी, डीमोनेटाइजेशन को उन्होंने कहा था इसको लेकर कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है और ये आने वाले वक्त में अपने परिणाम दिखाएगी। देखिए, पहली बात तो जो अभी राजीव जो सवाल किया आपने कि मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमिक जिसको आर्थिक सुधार जब नींव डाली, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव ने उनको फ्री हैंड दिया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरी तरह से नेहरू और इंदिरा गांधी की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनकी सोच वाली पार्टी थी। तो पार्टी के अंदर उनको बहुत ही जबरदस्त अवरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी उनके कई फैसलों को लेकर के पार्टी के अंदर काफ़ी तरह के रिजेंटमेंट होते थे, लेकिन वो जैसा भी विजय भाई ने भी कहा था, वो फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। डी इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, उसकी शुरुआत ही मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए की थी, लेकिन विनिवेशीकरण पे उनका एक बड़ा क्लियर कट स्टैंड था। वो लाभ के जो सार्वजनिक उपक्रम थे, पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी, उनको बेचने के पक्ष में कभी नहीं रहे। उनके समय आप देखिए जितनी नवरत्ना और महारत्ना कंपनी हुई, किसी का भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। वो घाटे की कंपनियों को बेचने के पक्ष में थे और उन्होंने उसकी शुरुआत भी की। एक तो ये था। दूसरा, वो सिलेक्टिव, वो उनका जो पूरा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो ह्यूमन फेस के साथ था। भाई मनरेगा जैसी नीति, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, वो राइट टू फूड का जो एक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने पास किया था, उसी के तहत दिया जा रहा है, उसी कानून के तहत दिया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हाँ, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, ये सारे उसी समय के हैं। आपको मैं जो आपने नोटबंदी की बात की, उस वक्त राज्यसभा में उन्होंने कहा था, ऑर्गेनाइज्ड लूट भी कहा था, और कहा था कि इससे कम मिनिमम 2% उनका एस्टिमेट है कि जो जीडीपी है 2% नीचे डाउन जाएगा। और बाद में जब आंकड़े आए तो 2% ही डाउन हुआ। और मैं आपको बताऊं, बड़ी विडंबना इस देश में है कि आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उस वक्त तमाम ऐसे लोगों ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था सरकार की प्रशंसा में, जिनको इकोनॉमिक्स से ये नहीं पता होगा, गैर राष्ट्रीय लोगों ने, लेकिन बाद में सही साबित हुए। और सरकार भी अब के जिक्र नहीं करती, तो मनमोहन एक के रूप में भी, और मैं बार बार कहूँ नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन में हूँ, नॉन कंट्रोवर्शियल भी थे। और नॉन पॉलिटिकल का मतलब वो पॉलिटिक, जैसा भी विजय भाई ने कहा था कि नीति के साथ राज करने वाले थे, वो राजनीति, नकारात्मक राजनीति नहीं करते थे। अगर उनके पास कोई गैर कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री किसी योजना को लेकर जाता था तो वो वेलकम करते थे उसको, और उसको जो हो सकता था करते थे। ये बात हम लोग उस समय के दौर गवाह हैं कि चाहे वो योजना आयोग, तब योजना आयोग होता था, जो नीति आयोग हो गया, योजना आयोग की बैठक हो, मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार पर भेदभाव का आरोप सीधे तौर पर नहीं लगाया। राजनीतिक बयानबाजियां होती थी, और महंगाई पर जो कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की मनमोहन सिंह ने, उसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बनाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री तो कहा था रिपोर्ट दीजिए इस पर। तो कुल मिलाकर के वो एक समावेशी राजनीति भी करते थे। और उनकी जो कैबिनेट थी, 10 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, उनका गठबंधन और उनकी कैबिनेट, ठीक है सर, मैं आपको मौसमी मेरी सहयोगी वहाँ पर बरसात में खड़ी हुई है, एक बार उनकी तरफ भी रुक कर लेते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। मौसमी, क्या जानकारी मिल रही है? उस समय आपका शायद ऑडियो कट हो गया था, क्या बताना चाह रही हैं आप, क्या तस्वीरें वहाँ से पहुँचाएंगी? मौसमी, ऑडियो का इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि बारिश लगातार बाहर हो रही है। लेकिन विजय सर, प्रधानमंत्री रहते हुए कई आरोप जिस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे उस गवर्नमेंट पर लगे, कई किताबें भी छपी और उन किताबों में भी एक्सीडेंटल पीएम का जिक्र, क्या क्या इससे छवि को नुकसान पहुंचाया गया?